हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 11th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर सेट्स SETS सेट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के साथ। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। डेफिनेशन से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेट की डेफिनेशन होती क्या है। आइए देखिए, सेट, व्हाट इज ए सेट। सेट का मीनिंग होता है ए वेल डिफाइंड, आई एम यूजिंग द वर्ड वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट का मतलब होता है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी भी चीज की कलेक्शन हो सकती है, लेकिन पहली कंडीशन और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है उसकी कि वो कलेक्शन एक वेल डिफाइंड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं ले लेता हूं कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। 1 to 10 के बीच में जितने भी इवन नंबर है उनका कलेक्शन, वो एक सेट है। तो जब हमने डिफाइन कर दिया यहां पर ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 के बीच के लेने हैं सिर्फ, तो 1 to 10 के बीच में कौन कौन से इवन नंबर आते हैं? 2, 4, 6, 8 और 10। तो ध्यान रखना, जो नंबर्स लिखे हमने 2, 4, 6, 8, 10, ये तो हैं ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एलिमेंट्स भी बोलते हैं इनको सेट के। और उन जो भी कोई सेट होता है हमारे पास, जैसे हमने इस सेट का नाम लिख दिया है, कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं सेट को। सेट ए इज इक्वल टू, करली ब्रैकेट्स के बीच में लिखा जाता है। किसके बीच में लिखा था? करली ब्रैकेट्स के अंदर हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे लिखने होते हैं सेपरेटेड विद कॉमास। उनके बीच में हम कॉमा लगा के लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक और लिखते हैं कोई भी सेट ऑफ अल्फाबेट्स ऑफ लेटर मैथमेटिक्स ऑफ वर्ड लिख लेते हैं यहां पर, ऑफ वर्ड, सेट ऑफ अल्फाबेट्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स हमारे पास कोई एक वर्ड है, इसके अंदर जितने भी अल्फाबेट्स आ रहे हैं, या आप कह सकते हैं लेटर्स जो भी आ रहे हैं इसके अंदर, उन सब का एक सेट लिखना है। तो देखिए, इसको मैं कैपिटल बी से डिनोट करता हूं। किसी भी सेट को आप इंग्लिश के कैपिटल लेटर अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं। जैसे मैंने सेट बी लिख लिया इसका नाम, और इसके अंदर अब जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे, वो क्या होंगे? इसके लेटर्स कौन कौन से हैं? एम, कॉमा लगाएंगे बीच में, ए, टी, एच, ई, एम फिर से आ रहा है, तो याद रखना रिपीट नहीं करना है। एम एक बार आ गया पहले तो रिपीट नहीं करेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे। ए वो भी आ चुका है, वो भी रिपीट नहीं करेंगे। टी भी पहले आ चुका है, रिपीट नहीं करेंगे। आई, सी, एस, करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा मैंने, देखिए कॉमा लगा के सारे एलिमेंट सेपरेट किए, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया। नो रेपिटेशन, रिपीट नहीं करना है कोई भी एलिमेंट जब आप सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है सेट की, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। तो ये रोस्टर फॉर्म में हमने सेट को रिप्रेजेंट करना सीख लिया डेफिनेशन के साथ साथ। डेफिनेशन क्या थी? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कोई और एग्जांपल दे सकते हैं हम वेल डिफाइंड कलेक्शन का? फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स मैंने लिख दिया है। नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सबका सेट भी एक वेल डिफाइंड सेट है। नेचुरल नंबर का सेट एन, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं मैथमेटिक्स में। कैपिटल एन इज इक्वल्स टू, और इसके एलिमेंट जो होंगे 1, 2, 3, 4, और बहुत सारे नेचुरल नंबर होते हैं, इन्फिनिट तक जाते हैं, तो आप डैश डैश लगाकर इस तरह से छोड़ सकते हैं और करली ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं। तो देखिए, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स भी हमने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। देखिए, जो सेट था हमने बताया आपको वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमने उसकी आपको रिप्रेजेंटेशन की पहली फॉर्म बताई रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमने आपको बताया सारे एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करने होते हैं सेट के अंदर जो भी पॉसिबल है। दूसरी जो सेट की रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म होती है वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म। उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम सेट को एक सेंटेंस की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने वो सेट लिखा था, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, वही लिख रहा हूं पहले वाला,
फ्रॉम 1 to 10। तो सेट ए की हेल्प से हमने रिप्रेजेंट किया था, कैपिटल लेटर इंग्लिश का अल्फाबेट ए से डिनोट किया था। ये रोस्टर फॉर्म है, करली ब्रैकेट लगाई थी, ब्रेसिस भी बोलते हैं इसको। एलिमेंट्स कौन कौन से लिखे थे? 2, 4, 6, 8 और 10। ये थी रोस्टर फॉर्म। क्या थी? रोस्टर फॉर्म। इसी सेट को अगर हमने सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो देखिए कैसे लिखा जाएगा। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने सेंटेंस लिखना है, x such that x is an even number, x such that x is an even number and x less than equal to 10 and x belongs to natural numbers। ये जो सेंटेंस हमने लिख दिया है ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है। इस रिप्रेजेंटेशन को बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो सेंटेंस आपने लिख दिया ये डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट हो सकता है। जैसे एक तो फॉर्मेशन ये है इस सेट को रिप्रेजेंट करने की। इसी सेंटेंस को कुछ बच्चे इस तरह से भी लिख सकते हैं, x such that x is an even number between 1 and 11, 1 और 11 के बीच के, तो उसमें भी यही 2, 4, 6, 8, 10 आ जाएंगे। या इस तरह से लिख सकते हैं a is equal to x such that x is equal to लिख सकते हैं हम, मैं लिख रहा हूं 2n, x is equal to 2n, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और लिख दिया n belongs to natural number and n is equal to 1, 2, 3, 4, 5। ये भी एक सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है सेट की, इसी सेट की, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। आप n की जगह 1 लिखिए, 2 × 1 2 आ जाएगा। n की जगह 2 लिखिए, 2 × 2 4 आ जाएगा। n की जगह 3 लिखेंगे, 2 × 3 6 आ जाएगा। n की जगह 4 लिखेंगे, 2 × 4 8 आ जाएगा। और जब 5 लिखेंगे तो 2 × 5 10 आ जाएगा। तो एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन एक सेंटेंस की फॉर्म में आप लिख सकते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्लियर कट एग्जैक्ट डिफाइंड हो जाएं। उस फॉर्मेशन को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग डिफरेंट मेथड से आप यूज कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको इसके बारे में पता चलता चला जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, सेट की 2 रिप्रेजेंटेशन होती है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। इन्हीं को और डिटेल में पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 में। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। पहले तो हमने जो सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी उसी को समझना है कि सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पर 1 to 9। हमें चेक करना उनमें से कौन कौन से सेट हैं। और सेट का हमने बता दिया था कि जो भी वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, वेल डिफाइंड जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा? सेट। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी लेटर जे से जो मंथ स्टार्ट होते हैं उनके नाम अगर हम चेक करें तो क्या वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा? तो देखिए कौन कौन से नाम होंगे। एक तो आपको पता है जनवरी शुरू होता है जे से, उसके बाद एक जून शुरू होता है जे से, उसके बाद एक जुलाई शुरू होता है जे से, और कोई आता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और कोई मंथ नहीं आता। तो सिर्फ ये 3 मंथ ऐसे हैं जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब जो ये फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, ये बिल्कुल सही है, वेल डिफाइंड है। हम तीनों मंथ के नाम पता लगा सकते हैं स्टेटमेंट को पढ़ के। तो इस फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा वो होगा यस, दिस इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, दिस इज ए सेट। हमें जस्टिफाई करना है कि वो सेट है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। जैसे देखिए सेकंड पार्ट में लिखा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड वर्ड लिख दिया गया। टैलेंटेड वर्ड जो है वो अपने आप में वेल डिफाइंड नहीं है। पूछो कैसे? सपोज कीजिए, मान लिया यहाँ पर तो राइटर ऑफ इंडिया पूछा है, मैं कहूँ कि आपकी क्लास के 10 टैलेंटेड बच्चों के नाम बताओ। तो टैलेंट तो कुछ भी हो सकता है। कोई बच्चा हिंदी में टैलेंटेड है, कोई बच्चा इंग्लिश में टैलेंटेड है, कोई बच्चा मैथ्स में टैलेंटेड है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में टैलेंटेड होगा, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में भी कोई किसी वॉलीबॉल में किसी गेम जैसे वॉलीबॉल है उसमें टैलेंटेड है, कोई बास्केटबॉल में टैलेंटेड है, कोई क्रिकेट में टैलेंटेड है। मतलब हम
डिफाइन नहीं कर सकते किसी के भी टैलेंट को। हर बच्चे का, हर पर्सन का फील्ड अलग अलग होता है, यानी इसका आंसर हर बार डिफरेंट हो सकता है। हमें वेल डिफाइंड बताना है। वेल डिफाइंड वो होता है जो सबके लिए सेम आए। जैसे फर्स्ट पार्ट में था, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे से शुरू होने वाले मंथ ईयर के सबके लिए सेम आएंगे, जनवरी, जून, जुलाई। लेकिन टैलेंटेड जो राइटर इंडिया की बात कर रहा है या बच्चों की बात कर रहा है, वो सब डिफरेंट हो सकते हैं। तो दिस इज नॉट ए सेट, नो। क्यों? क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। थर्ड पार्ट की बात करेंगे, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब बेस्ट बताएं नहीं, किस चीज में बेस्ट? बेस्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं। जिसने सबसे ज्यादा रन स्कोर की हो वो बेस्ट हो सकता है, जिसने सबसे ज्यादा सेंचुरी स्कोर की हो वो बेस्ट हो सकता है, जिसने सबसे ज्यादा मैच खेले हो वो भी बेस्ट हो सकता है, जिसका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा हो वो भी बेस्ट हो सकता है। तो ये तो डिपेंड करेगा कि बेस्ट किस चीज में। तो ये भी मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी नो, दिस इज नॉट ए सेट। हमें सेट वही बनाना जो वेल डिफाइंड है। जैसे फोर्थ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में बॉयज, ये वेल डिफाइंड है, फिक्स्ड है कि आपकी क्लास 11th में जितने बॉयज हैं उतने ही रहेंगे। कोई 12th का बॉय नहीं आ सकता उसके अंदर, कोई 9th का नहीं आ सकता। 11th क्लास है तो 11th के बॉयज रहेंगे, 10th क्लास है तो 10th के बॉयज रहेंगे। तो इसका मतलब यस, दिस इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड इट इज ए सेट। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। भाई 100 से कम वाले नेचुरल नंबर लिखने हैं सारे। देख लो 1 2 3 4 5 डैश 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 और अप टू 99 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि लेस देन 100 का, तो इसका मतलब 1 to 99 तो सबके लिए सेम है, वेल डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? यस, ये भी एक सेट का एग्जांपल हो गया। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर। मुंशी प्रेमचंद के नावल काउंट करने हैं जी, तो बिल्कुल ठीक है, यस, ये भी वेल डिफाइंड है क्योंकि राइटर का नाम बता दिया, मुंशी प्रेमचंद के ही नावल लेने हैं, किसी और राइटर के नावल नहीं ले सकते आप। तो इसका मतलब ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है और ये एक सेट है। सेवंथ पार्ट पे चलते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इंटीजर हैं जी, बहुत सारे हैं। इवन इंटीजर की बात करते हैं तो 2 4 6 8 सारे इंटीजर हैं। और पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, -2 -4 -6 -8 सो ऑन सो फोर्थ। बेशक ये सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, लेकिन है तो फिक्स्ड, बदलेंगे तो कभी नहीं। इवन इंटीजर है तो इवन ही रहेंगे, ऑड नहीं आ सकते। इसका मतलब ये भी एक वेल डिफाइंड सेट है, तो आंसर हो गया यस। एट्थ पार्ट की बात करते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है? तो जो इस चैप्टर के क्वेश्चन है सेट के, वो इसी चैप्टर के रहेंगे। इसके अंदर दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन ऐड नहीं हो सकते, तीसरे के ऐड नहीं हो सकते। तो यस, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो सेट है। अब बात करते हैं नाइन्थ पार्ट की, एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये आपने बताना है, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स लिख दिया। अब डेंजरस तो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी को हो सकता है छिपकली से डर लगता हो, किसी को कॉकरोच से डर लगता हो, किसी को लॉयन से भी नहीं लगता, किसी को स्नेक से भी नहीं लगता, किसी को डोंकी से ही लग सकता है, किसी को हॉर्स से लग सकता है, किसी को काऊ से लग सकता है, और किसी को लेपर्ड से भी डर नहीं लगता। तो इसका मतलब ये हर एक के लिए डिफरेंट हो गया। तो इसका मतलब दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड नहीं है जी। वेल डिफाइंड वो होता है जो सबके लिए सेम हो, पूरी दुनिया के लिए। इंडिया में भी सेम आएगा, अमेरिका में भी सेम आएगा। आंसर सबका जब सेम होने लग जाए किसी सेट के लिए, तो वो वेल डिफाइंड बनता है। तो इसका मतलब दिस इज नो, दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड सेट एंड नॉट एन एग्जांपल ऑफ सेट। देखिए सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें एक सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स हैं। अब हमें ये इंसर्ट द सिंबल कहा गया। ये सिंबल क्या है? इस सिंबल का मीनिंग है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब कि इस सेट के अंदर ये एलिमेंट पर्टिकुलर है या नहीं, और ये कट किया हुआ है तो इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या मतलब है? डज नॉट बिलोंग्स टू, ये इसके अंदर लाई नहीं करता। बिलोंग्स टू मतलब लाई करता है। अब सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है। हमें बताना है कि क्या 5 और इसके आगे डैश डैश लगी हुई है, यहां पर सेट ए लिखा है, बीच में ये सिंबल लगाना है, बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू। हमें चेक करना है कि क्या नंबर 5 सेट ए के अंदर है। देखिए अगर है तो लिख देंगे बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू आ गया फर्स्ट पार्ट में, नहीं होता तो डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे सेकंड पार्ट है 8, क्या 8 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 के अंदर है? नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या 0 है? नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 है, 1 2 6 के बीच में 4 आता है, यस, तो बिलोंग्स टू। फिफ्थ में क्या 2 है?
सेट ए के अंदर यस बिल्कुल है, बिलोंग्स टू। तो जो एलिमेंट सेट ए के अंदर आएगा वो बिलोंग्स टू, जो नहीं आएगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू। अब जो 10 है सेट ए के अंदर देखिए क्या एलिमेंट थे 1 2 3 4 5 6, इसमें 10 है नहीं है तो सिंपल डज नॉट बिलोंग्स टू। तो यही फिल करना था, बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू। देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1 का। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है सेट को, मतलब सारे के सारे एलिमेंट दिए हुए हैं लिखने हैं और जो दिए हुए हैं वो एक सेंटेंस है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट करनी है। पहला पार्ट देखते हैं देखिए क्या है। a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर, मतलब पहले तो इंटीजर लिखने हैं जी। कौन कौन से लिखने हैं? कंडीशन है -3 लेस देन इक्वल टू x, यानी लेस देन 7, मतलब x की जो वैल्यूज हैं वो -3 से शुरू होनी है, -3, और x ग्रेटर है, ओपन है ना x की तरफ फेस, तो x ग्रेटर -3 से बड़ा होना चाहिए, यानी -2 -1 0, कितना बड़ा? 1 2 3 4 5 6 तक आएगा जी। क्यों आएगा 6 तक? क्योंकि लिख दिया लेस देन 7 कि x की वैल्यू -3 से ग्रेटर है और 7 से कम है, तो वो लिख दिया हमने। देखिए रोस्टर फॉर्म में -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 सारे एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर दिए। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की, बी की, सेट बी। रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से कम वाले नेचुरल नंबर लिखने। नेचुरल नंबर का मतलब क्या है? 1 से शुरू होंगे, यानी 1 2 3 4 5, लेस देन 6 है, 5 नेचुरल नंबर है, 5 लिख दिए। अब बात करेंगे थर्ड पार्ट की, c इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नंबर लिखने हैं जी, नेचुरल नंबर लिखने हैं 2 डिजिट नंबर। इस तरह से लिखने हैं कि सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8, उनका जो डिजिट सम है 2 डिजिट आएंगे, उन दोनों को जोड़ें प्लस करें तो नंबर 8 आना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट से शुरू हो जाते हैं, 11 से शुरू होते हैं, तो 11 के बाद जो नंबर आएगा 12 13 14, यानी 11 जो 10 वाली लाइन है उसके बाद जो नंबर आएगा वो सबसे पहला नंबर आएगा 17। इन दोनों का सम देखिए 1 + 7 8 है। फिर 20 वाली लाइन में आएंगे, वहां पर मिलेगा हमें 26, 2 + 6, इन दोनों का सम 8 है। 30 वाली लाइन में आएंगे, वहां नंबर मिलेगा 35, 3 + 5 8। फिर 40 वाली लाइन में आएंगे, वहां मिलेगा 44, 2 डिजिट नंबर है, सारे लिखने हैं, जो इनका सम डिजिट सम 8 बनेगा, 4 + 4 8 होता है। 50 वाली लाइन में जाएंगे तो 53, 60 वाली लाइन में जाएंगे तो 62, 70 वाली लाइन में जाएंगे तो 71, और 80 वाली लाइन में जाएंगे तो 80 आ जाएगा, क्योंकि 8 + 0 8 होता है। 90 वाली लाइन में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि सम डिजिट तो 8 लेना, तो 80 तक ही आएंगे। तो ये हमारे पास सारे वो एलिमेंट्स हैं जो 2 डिजिट नंबर हैं और उनके डिजिट्स का सम जो है वो 8 आता है। तो ये हमने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। d इज इक्वल टू x इज ए प्राइम नंबर लिखना है जी। पहले तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो अपने आप से और 1 से डिविजिबल होते हैं, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, विच इज डिवाइजर ऑफ 60, यानी 60 के फैक्टर लिखने हैं बेसिकली। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं? देखिए 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप लिखिए तो 2 × 2 4, फिर 3 और फिर 5। अब उसके बाद फैक्टर तो और भी होते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, सिर्फ प्राइम नंबर लिखने हैं। और ये ध्यान रखना है सेट्स में रिपीटेशन नहीं होता, तो 2 बार 2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो जो सेट डी है उसके अंदर सिर्फ 3 ऐसे प्राइम नंबर हैं हमारे पास, 2 3 और 5, जो 60 को डिवाइड कंप्लीटली कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट पे चल रहे हैं, ई सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेटर्स का एक सेट लिखना है जी। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री सारे लेटर्स लिखेंगे, बस जो रिपीट हो रहे हैं वो एक ही बार लिखना है, यानी टी से शुरू होगा, T R I G O N, यहां तक तो कोई रिपीट नहीं है। उसके बाद फिर O रिपीट हो रहा नहीं लिखेंगे तो M E, अब T रिपीट हो रहा है, R भी रिपीट हो रहा है और Y। ये सेट बन गया ट्रिग्नोमेट्री के लेटर्स का, कोई लेटर रिपीट नहीं है, सारे एक ही बार लिखे। लास्ट सिक्स पार्ट, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, F। कौन कौन से आएंगे? एक तो B आएगा, एक E आएगा, T 2 बार है तो एक ही बार लिखना है, E पहले आ चुका है फिर से नहीं लिखेंगे, R लिखेंगे। तो दिस इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर इन रोस्टर फॉर्म। तो सारे के सारे सेट्स हमने जितनी भी स्टेटमेंट दी थी रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दी है।
Let's take question number 4 of exercise 1. Write the following sets in the set builder form. रिप्रेजेंट करेंगे जब की बार, यानी जो थर्ड क्वेश्चन में किया था उसका रिवर्स. रोस्टर फॉर्म दे रखी है, सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं, एक सेंटेंस लिखना है. एक ऐसा सेंटेंस लिखना है जैसे सेट ए है 3, 6, 9, 12, जिसको पढ़ के ये पता चल जाए कि इस सेट के अंदर यही चार एलिमेंट आएंगे. तो देखिए कोशिश करते हैं बनाने की. ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ये सारे के सारे 3 की टेबल में आ रहे हैं. 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12. तो x इज इक्वल टू, यानी पहले चार मल्टीपल हैं 3 के, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n लिख सकते हैं, और n की वैल्यू लिख देंगे n इज इक्वल टू 1 2 3 4. लीजिए n की जगह जब आप 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 3, 2 पुट करेंगे तो 6, 3 पुट करेंगे तो 9 और 4 पुट करेंगे तो 12. तो इस सेट को पढ़ के पता चल जाएगा कि चारों एलिमेंट सेट ए के आ गए. तो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म. सेकंड पार्ट पे चलते हैं. b इज इक्वल टू 2 4 8 16 32. बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसको भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है. जो ये सेट है इसको एक बार लिखो, देखिए 2 raised to power 1, 2 raised to power 2 4, 2 raised to power 3 मतलब 8, 2 raised to power 4 मतलब 16, 2 raised to power 5 मतलब 32. यानी 2 की पावर्स हैं. तो आपने जब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n लिख देना है, और n की वैल्यू 1 2 3 4 5 5 तक लिख देनी है, क्योंकि 5 ही पावर्स है, 5 ही एलिमेंट है. तो इन पांचों को जैसे जैसे आप पुट करेंगे पावर, हमारे पास ये एलिमेंट आते चले जाएंगे. तो इससे क्लियर हो गया कि ये सेट भी हमें मिल जाएगा. थर्ड पार्ट पे चलते हैं. c इज इक्वल टू एग्जैक्टली सेम है. देखिए ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 4 है. तो x सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n, और n की वही 4 वैल्यूज आ जाएंगी 1 2 3 4. यानी आप n के प्लेस पे 1 लिखेंगे तो 5 की पावर 1 5 होता है, 2 लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, n की जगह 3 लिखेंगे तो 5 का क्यूब, यानी 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 × 5 × 5 125. और जब 4 लिखेंगे तो 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 625. ठीक हो गया. फोर्थ पार्ट पे चलते हैं. d इज इक्वल टू 2 4 6 डैश 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 लगी हुई है. अब डैश 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 लगी हुई तो मतलब देखिए तो क्लियर है कि x सच दैट x इज एन इवन नंबर. इवन नंबर तो है लेकिन साथ में सारे पॉजिटिव हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं है. तो एक वर्ड ऐड कर सकते हैं आप, नेचुरल. x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर. कि इवन नेचुरल नंबर हैं सारे के सारे. देखिए नोटेशन मैंने बताया था, सेंटेंस कोई भी डिफरेंट बच्चे लिख सकते हैं. एक और लिख देता हूं आपकी हेल्प के लिए ताकि पता चल जाए आपको. x सच दैट x इज इक्वल टू 2n भी लिख देते हैं बच्चे कई बार, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. कि आप n की जगह नेचुरल नंबर पुट करते चले जाइए और ये आपके पास आते चले जाएंगे. जैसे 2 के प्लेस n के प्लेस पे 1 लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा. तो ये भी नोटेशन सही है, ये भी नोटेशन सही है. डिफरेंट स्टूडेंट के डिफरेंट आंसर हो सकते हैं, बट इसी बात का ध्यान रखना है कि उससे इंफॉर्मेशन क्लियर हो. हमें सेंटेंस को पढ़ के एग्जैक्टली क्लियर कट पता चल जाए कि हाँ बस यही वाले एलिमेंट आएंगे और कोई नहीं आएगा. जैसे फिफ्थ पार्ट है. e इज इक्वल टू 1 लिखा है, ये 1 का स्क्वायर होता है. 2 लिखा है, ये 2. 4 लिखा है, 2 का स्क्वायर होता है. 9 मतलब 3 का स्क्वायर. ऐसे चलते जाएं लास्ट तक तो ये 110 का स्क्वायर है. तो ये पता चल रहा है अभी ये जो है नंबर स्क्वायर्स लिखे हैं 1 से 10 तक के. तो आप लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, और n की वैल्यू यहाँ लिख लीजिए 1 2 3 so forth अप टू 10. कि 1 से 10 तक नंबर्स के आपने स्क्वायर कर देने नेचुरल नंबर के, तो ये नंबर आ जाएंगे आपके पास. तो ये जो है सारी की सारी सेट बिल्डर फॉर्म है जो हमने रिप्रेजेंट करके दिखाई आपको. रोस्टर फॉर्म जो गिवन थी स्टेटमेंट में उसको पढ़ा, और सेट बिल्डर अपनी मर्जी से सेंटेंस बनाए, लिखे, और पता चल गया कि हाँ इन सेंटेंस को पढ़ के जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है, जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो हम एग्जैक्टली बना सकते हैं. देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल सेम है फोर्थ की तरह. सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है और हमें रोस्टर लिखनी है. रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स लिख के बताने हैं इस सेट के अंदर कौन कौन से आएंगे. फर्स्ट पार्ट है x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर. अब ओड नेचुरल नंबर तो आप कहेंगे जी बहुत सारे होते हैं. देखिए 1 से शुरू हो जाते हैं, 1 3 5 7 9. ये प्रोसेस चलता रहेगा, तो आप डैश 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 लगा के ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं करली ब्रैकेट से. तो इससे पता चल जाएगा कि सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर हैं.
उसके बाद सेट बी की बात करेंगे दूसरे पार्ट की। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर लेना है और इस कंडीशन के साथ लेना है कि -1/2 से x ग्रेटर देन -1/2, मतलब अगर ये -0.5 लिख सकते हैं, लेस देन x लेस देन 9/2 को 4.5 लिख सकते हैं आप। अब यहां से काफी क्लियर हो जाती है स्टेटमेंट कि 0.5 से बड़े और 4.5 से छोटे इंटीजर लिखने हैं। तो इंटीजर 0.5 माइनस वाले से बड़े जो इंटीजर आएगा पहला वो 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। ये इंटीजर आएंगे क्योंकि 4.5 से छोटा इंटीजर 4 है, 4.5 तो इंटीजर ही नहीं है क्योंकि उसके अंदर डेसिमल में है, वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ 4 इंटीजर आए 0, 1, 2, 3, 4। नाउ लेट्स कम ऑन टू द थर्ड पार्ट। c इज इक्वल टू x इज एन इंटीजर। इंटीजर तो लिखना है लेकिन ये कंडीशन है कि उसका अगर स्क्वायर करें तो वो 4 से कम आए, स्क्वायर उस नंबर का 4 से कम आए। इंटीजर मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखिए अगर मैं -1 लिखूं यहां पर, सबसे पहले -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, 4 से छोटा है। 0 भी लिख सकते हैं, 0 का स्क्वायर भी 4 से छोटा होता है। 1 भी लिख सकते हैं +1, 1 का स्क्वायर भी 4 से छोटा होता है। यहां पर इज इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है, तो लेस देन और इक्वल टू, यानी 4 से छोटा और इक्वल भी हो सकता है। तो जब इक्वल भी हो सकता है तो आप -2 भी ले लेंगे क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 होता है, वो इक्वल है। +2 भी ले लेंगे क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, वो इक्वल होता है। तो ये आपके पास इंटीजर बनेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। रोस्टर फॉर्म में ध्यान रखना कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कोई एलिमेंट पहले लिखा है या कोई बाद में लिखा है, डजंट मेक एनी डिफरेंस, आंसर हमेशा सही होता है। बस कॉमा लगाना है और सारे एलिमेंट लिखने हैं, कोई रिपीट नहीं करना। फोर्थ पार्ट, सेट डी इज इक्वल टू एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। तो आपको पता है रिपीट नहीं करना, LOYA, बस L रिपीट हो रहा है तो नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। फिफ्थ पार्ट में वो मंथ लिखने हैं, मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिनमें 31 डेज नहीं आते। अब देखिए जिनमें 31 डेज आएंगे वो छोड़ते चले जाएंगे। जनवरी छोड़ देंगे, फरवरी लिख लेंगे क्योंकि फरवरी में या तो 28 होते हैं 29। मार्च छोड़ देंगे, अप्रैल लिख लेंगे। फिर मई छोड़ देंगे, जून आ जाएगा। जुलाई अगस्त दोनों 31 होते हैं तो फिर उसके बाद सितंबर आ जाएगा। अक्टूबर 31 होता है तो नवंबर आ जाएगा, और दिसंबर 31 आता है तो वो छोड़ देंगे। तो ये फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये आपके वो मंथ हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते। सिक्स्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन का। एक्स इज ए कंसोनेंट। कंसोनेंट मतलब जो वॉवल नहीं है, कंसोनेंट मतलब नॉट वॉवल, यानी वॉवल नहीं लेना। इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स, प्रीसीड्स मतलब पहले, जो के से पहले आते हैं और वॉवल नहीं है। तो वैसे तो अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट आपको पता है ए से शुरू हो जाती है, लेकिन ए तो वॉवल है तो ए नहीं लिखेंगे, बी लिखेंगे, फिर सी, फिर डी। ई नहीं लिखना क्योंकि ई वॉवल है। एफ, जी, एच, आई नहीं लिखेंगे, आई वॉवल है। जे, के भी नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रीसीड्स के मतलब के से पहले लिखने हैं, मतलब जे तक ही लिखने हैं सिर्फ। तो हमने वो कंसोनेंट लिखे जो वॉवल नहीं है और के से पहले आते हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, राइट। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का एनसीईआरटी बुक का। मैच द फॉलोइंग। एक तरफ आपको रोस्टर फॉर्म दे रखी है, दूसरी तरफ आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। क्लियर है, देखिए रोस्टर फॉर्म है, यहां पर रोस्टर फॉर्म दे रखी है सेट्स की, यहां पर सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। आपने रोस्टर फॉर्म को उसकी एग्जैक्ट सेट बिल्डर फॉर्म के साथ मैच करना है, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसका कॉन्सेप्ट यही है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए मैच कर रहे हैं। पहला पार्ट यहां पर जो रोस्टर फॉर्म में लिखा है, ए पार्ट 1 2 3 6, 1 2 3 6 यहां पर कौन कौन से हैं? 1 2 3 6, 1 2 3 6, इन दो में से हो सकता है, फर्स्ट और थर्ड में से। फर्स्ट में लिखा है प्राइम नंबर, तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 6 भी प्राइम नंबर नहीं होता। मतलब थर्ड पार्ट क्या है? x such that x is a natural number and divisor of 6। 1 2 3 और 6, चारों 6 को डिवाइड करते हैं। तो ये देखिए ये जो पार्ट है ए आपका, ये इस थर्ड पार्ट से मैच हो जाएगा
कि 6 से डिवाइजर है, नेचुरल नंबर है और डिवाइजर ऑफ 6 है। बी पार्ट 2, 3 ये भी डिवाइजर ऑफ 6 ही है, लेकिन ये प्राइम है दोनों के दोनों। तो जिसकी हम बात कर रहे थे फर्स्ट पार्ट की, तो ये जो बी ऑप्शन है ये आपका फर्स्ट पार्ट की सेट बिल्डर फॉर्म है, तो बी ऑप्शन फर्स्ट पार्ट से मैच हो जाएगा। सी पार्ट MATHEICS क्लियर है, पता चल रहा है, हमने एग्जांपल भी दिया था स्टार्टिंग में आपको। मैथमेटिक्स वर्ड बन रहा है, यहां राइट साइड में देखिए फोर्थ पार्ट में दे रखा है X such that X is a letter of the word mathematics। तो ये जो सी पार्ट है आपका ये फोर्थ पार्ट से मैच हो रहा है यहाँ पर मैथमेटिक्स वर्ड के साथ। और जो डी ऑप्शन है 1 3 5 7 9 ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9 4 ऑड नंबर है। और यहाँ पर क्या लिखा है X such that X is an odd natural number less than 10, 10 से कम है नहीं, 1 3 5 7 9 तक है, 10 से कम ऑड नेचुरल नंबर, यानी डी पार्ट जो आपका वो इस सेकंड पार्ट से मैच हो जाएगा। तो इस तरह से हमने रोस्टर फॉर्म को और सेट बिल्डर फॉर्म को मैच कर दिया एग्जैक्टली जो पार्ट्स उनको डिफाइन कर रहे थे। तो देखा बच्चों आपने, ये थी सेट्स क्लास 11th एनसीईआरटी बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हमने आपको सेट की डेफिनेशन एक्सप्लेन करी है। सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स है दो टाइप्स में होती है। रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में सेंटेंस लिखते हैं। आई होप आप सब ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इस वीडियो को पूरा देखना है, बार बार देखना है, कोई चीज मिस हो गई है, कॉन्सेप्ट कोई मिस हो गया फिर से देख सकते हो आप, फोन में हमेशा रहने वाला आपके, ठीक है। क्लास 11th के ज्यादातर बच्चों के साथ शेयर भी करनी है, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, राइट। अपने आप से आपने इन सभी क्वेश्चंस को एक बार जरूर नोटबुक में लिखकर जरूर देखना है। हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज्यादातर बच्चों के साथ क्लास 11th के। अपने घर में रहिए, एंजॉय करिए, जुड़े रहिए, मन लगा के पढ़िए हमारे साथ द वैदिक गुरुज। बहुत जल्द फिर मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।